हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस के टॉपिक को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने तीन टाइप ऑफ फोर्सेस को पढ़ लिया था। एक था हमारा वेट, दूसरा था हमारा नॉर्मल रिएक्शन और तीसरा था हमारा फ्रिक्शन। अब हम अपनी फोर्थ फोर्स को स्टार्ट करते हैं, दैट इज टेंशन इन स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग को हम रोप भी बोल सकते हैं, थ्रेड भी बोल सकते हैं, बेल्ट भी बोल सकते हैं और केबल भी बोल सकते हैं। तो ये जो टेंशन इन स्ट्रिंग है, इट इज़ ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स। अब पुलिंग फोर्स का मतलब है कि इट ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी और सिस्टम। मतलब जो भी हमारा सिस्टम होगा ये उसके अवे एक्ट करेगी, और इट ऑलवेज एक्ट अलोंग द स्ट्रिंग। सो ये हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग एक्ट करेगी एंड अवे फ्रॉम द सिस्टम एक्ट करेगी। अब इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। तो ये हमारे पास वो एग्जाम्पल है। सो फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें ये पुली है और कुछ मासेस अटैच हैं विद स्ट्रिंग। अब अगर हम एक सिर्फ टेंशन का एफबीडी बनाएं तो मास वन, अगर हम मास वन को कंसीडर करते हैं, हमारा अब सिस्टम यहाँ पर ये m1 मास है। तो जो हमारा टेंशन एक्ट करेगी वो अवे फ्रॉम द ब्लॉक एक्ट करेगी एंड अलोंग द स्ट्रिंग एक्ट करेगी। सो अवे यानी कि मास से अवे एंड अलोंग द स्ट्रिंग, तो अलोंग द स्ट्रिंग। ऐसे अगर हम m2 को देखें तो हमारी जो टेंशन है वो अवे फ्रॉम द ब्लॉक एक्ट करेगी एंड अलोंग द स्ट्रिंग एक्ट करेगी। मतलब कि अलोंग द स्ट्रिंग एंड अवे फ्रॉम द बॉडी और सिस्टम। यहाँ पर सिस्टम हमारा क्या था, m2 था। ऐसे ही अगर हम m3 को देखें तो अवे फ्रॉम द सिस्टम एंड अलोंग द स्ट्रिंग। सो अवे फ्रॉम द सिस्टम एंड अलोंग द स्ट्रिंग। ऐसे हम पुली में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो पुली है वो हमारी पुली ए ये है। तो यहाँ पर ये अटैच है 11th पॉइंट से, और 7 और 6 पॉइंट पर ये आगे रैप हो रही है। तो अगर हम इसको देखें तो एक ये 7 पॉइंट है, तो अवे एंड अलोंग द स्ट्रिंग तो T7, अवे एंड अलोंग द स्ट्रिंग T6। और अब ये स्ट्रिंग ये है तो 11th पॉइंट पर है, तो इसलिए हमने T11 लिखा है, अवे एंड अलोंग द स्ट्रिंग, अलोंग द स्ट्रिंग एंड अवे फ्रॉम द सिस्टम। यहाँ पर सिस्टम हमारा क्या था, पुली ए थी। ऐसे ही अगर हम देखें पुली बी को, तो पुली बी हमारी ये है, तो ये 3 पॉइंट पर अटैच है, 2 पॉइंट पर और साथ में 13 पॉइंट, मतलब 3 और 2 पर ये रैप है। तो अगर हम यहाँ देखें तो अवे एंड अलोंग द स्ट्रिंग, अवे एंड अलोंग द स्ट्रिंग, और ये 13 पॉइंट है अवे एंड अलोंग द स्ट्रिंग। तो T3 नीचे डाउनवर्ड आया, T2 नीचे डाउनवर्ड आया, और ये अपवर्ड आएगा। क्यों अपवर्ड आएगा, क्योंकि अलोंग द स्ट्रिंग एंड अवे फ्रॉम द सिस्टम, जिसका भी हम एफबीडी बना रहे हैं। ऐसे हम पुली सी को देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी वो पुली सी ये है, 5th पॉइंट, 4th पॉइंट एंड 9th पॉइंट पर पुली हमारी स्ट्रिंग से अटैच है। तो 9th पॉइंट अब अलोंग द स्ट्रिंग यानी कि डाउनवर्ड एंड अवे फ्रॉम द बॉडी। यहाँ पर बॉडी हमारी क्या है, पुली सी है। ऐसे T5 अवे एंड T4 अवे। तो अगर अब हम यहाँ पर अपना सिस्टम सपोर्ट लेते हैं, अब सपोर्ट हमारा सिस्टम है, तो वो 2 पॉइंट पर अटैच है स्ट्रिंग, एक T12 है और एक T14 है। तो अगर हम उसको देखें तो T12 एंड T14, तो क्या होगा, अवे एंड अलोंग द स्ट्रिंग, अवे एंड अलोंग द स्ट्रिंग। सो T12 क्या होगी, अवे होगी एंड अलोंग द स्ट्रिंग, अवे एंड अलोंग द स्ट्रिंग T14। अब अगर हम एक कोई पोर्शन ले लेते हैं ए बी स्ट्रिंग पे ही। सो अब हमने एक पोर्शन लिया ए और बी स्ट्रिंग पर। तो अब हम देखते हैं ए बी पोर्शन को। सो ए बी पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग। तो अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि अवे एंड अलोंग द स्ट्रिंग। ए पॉइंट को अगर हम कंसीडर करते हैं तो यहाँ से अवे एंड अलोंग द स्ट्रिंग, बी से भी अवे एंड अलोंग द स्ट्रिंग। सो टी ए आ जाएगा और टी बी आ जाएगा। तो मैंने इसमें ये बताया कि हमें अगर एफ बनाना पड़े तो हमें इन दो पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरह रिमेंबर रखना है। पहला कि हमेशा ये जो फोर्स हम जो भी सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं उसके अवे होगी, और दूसरा जहाँ पर स्ट्रिंग है उसके अलोंग होगी। तो ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट है वेरिएशन इन टेंशन ऑफ स्ट्रिंग अलोंग द लेंथ। तो अब इसमें हम ये एक सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं जो एक्सेलरेट कर रहा है, जिससे m1 नीचे जा रहा है और m2 ऊपर जा रहा है। अब हम इसका एक पोर्शन कंसीडर करेंगे 1-2। अब 1-2 पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग, अब ये 1-2 पोर्शन है। अब हमने कहा कि अभी पढ़ा कि जो स्ट्रिंग में टेंशन होती है वो अवे द बॉडी एंड अलोंग द स्ट्रिंग। सो T1 ऊपर आएगा और T2 नीचे आएगा, और साथ में इसका मास भी होगा कुछ। सो 1-2 पोर्शन का जो मास है उसको हमने लिखा m12 स्ट्रिंग इंटू जी। तो ये इसका बन गया FBD 1-2 पोर्शन का। अब T2 नीचे एक्ट कर रहा है, T1 ऊपर एक्ट कर रहा है, और
M12 स्ट्रिंग इंटू जी भी नीचे एक्ट कर रहा है। तो अब हम इसमें लगाएंगे न्यूटन का सेकेंड लॉ। अब न्यूटन का सेकेंड लॉ ये बोलता है कि अगर एफ एक्सटर्नल नेट हमारा ज़ीरो नहीं है तो उसमें एक्सेलरेशन भी ज़ीरो नहीं होगी। तो वही हम लिख रहे हैं कि बाय न्यूटन सेकेंड लॉ T2 नीचे एक्ट कर रहा था, M12 स्ट्रिंग इंटू जी भी नीचे एक्ट कर रहा था, माइनस T1 इज इक्वल टू M12 स्ट्रिंग इंटू एक्सेलरेशन, मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये हमारी नेट फोर्स है। तो अब हमने इसमें देखा कि अगर हमारा स्ट्रिंग मासलेस हो जाए, मतलब कि M12 स्ट्रिंग ज़ीरो हो जाए, तो ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। हमारे पास क्या रह जाएगा, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि T2 इज इक्वल टू T1। मतलब कि अगर हमारी स्ट्रिंग मासलेस है तो टेंशन एट एवरी पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग विल रिमेन सेम। तो मतलब कि फिर कोई वेरिएशन नहीं आएगा अगर हमारी स्ट्रिंग मासलेस है। अब हम ऐसे ही एक और वेरिएशन देखते हैं टेंशन का, जब वो रैप्ड है ओवर पुली और स्ट्रिंग हमारी कैसी है, मासलेस है। अब हमने एक एजम्पशन अभी पढ़ी कि स्ट्रिंग मासलेस है तो टेंशन लेंथ के अलोंग सेम रहती है। तो वही हम कंडीशन लेके चल रहे हैं कि लेंथ के अलोंग टेंशन सेम है। अब हमने देखना है कि जब वो रैप हो रही है एक पुली पे, तो ये जो रेड लाइन है ये डिनोट कर रहा है पुली को, और जो ये येलो लाइन है ये डिनोट कर रहा है स्ट्रिंग को। तो ये हमारा टू पोर्शन है और ये वन पोर्शन है। और यहाँ पर जो थीटा एंगल है वो है एंगल ऑफ रैप, और इनके बीच में फ्रिक्शन भी प्रेजेंट है कुछ, तो वो फ्रिक्शन है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्ट्रिंग एंड पुली, दैट इज म्यू। अब हमने जो जितनी भी वो रैप हो रही थी पुली स्ट्रिंग पर, उसको हमने एंगल ऑफ रैप से डिनोट किया है थीटा। अब हम उसका एक डी थीटा एलिमेंट लेंगे, डिफरेंशियल पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग लेंगे और उसका एफ बी डी बनाएंगे। तो पुली जो है वो फिक्स्ड है और उसके ऊपर ये स्ट्रिंग है। अब हमने जो मोशन लिया है वो मोशन 2 पॉइंट से 1 पॉइंट की तरफ लिया है, मतलब स्ट्रिंग जो है वो मूव कर रही है 2 से 1 की तरफ। तो हमने फिर जो T2 है वो कम होगा, यानी कि T1 ज़्यादा होगा, तभी मूव कर रही है 2 से 1। तो इसलिए हमने यहाँ पर T टेंशन ले ली और 1 पॉइंट पर हमने T प्लस डी टी ले ली। अब अगर इसका एफ बी डी बनाएंगे तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट हो रहा है, स्ट्रिंग और पुली के बीच में कॉन्टैक्ट हो रहा है, तो यानी कि नॉर्मल रिएक्शन आएगा। नॉर्मल रिएक्शन कैसे आता था, पर नॉर्मल टू द सरफेस, तो सरफेस यहाँ पर हमारी क्या है, पुली है, तो इसलिए नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड आएगा। अब अगर हम देखें तो ये मूव कर रहा है, तो मूव में फ्रिक्शन भी होती है। कौन सी फ्रिक्शन होती है, काइनेटिक फ्रिक्शन होती है, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, और वो वैल्यू होती है म्यू इंटू एन। तो वो हमारी एक्ट करेगी। मूवमेंट कहाँ हो रही है, 2 पॉइंट से 1 पॉइंट की तरफ हो रही है, मूवमेंट ऐसे हो रही है, तो फ्रिक्शन उसके अपोज करेगी, तो वो इस साइड आएगी। अब इसमें ये एंगल डी थीटा बाई टू है, तो ये एंगल भी डी थीटा बाई टू है। अब यहाँ पर हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे, तो लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे तो पहला हमारा एन इज इक्वल टू क्या होगा। तो अगर अभी हम वर्टिकल प्लेन में देखते हैं, तो वर्टिकल प्लेन में क्या है, ये टेंशन टी है, तो ये क्या होगा, टी साइन डी थीटा बाई टू, और ये क्या होगा, टी प्लस डी टी है, तो ये भी क्या होगा, टी साइन डी थीटा बाई टू, क्योंकि ये भी डी थीटा बाई टू है। तो वही हमने लिख लिया। और अपवर्ड क्या है, अपवर्ड है नॉर्मल रिएक्शन, और डाउनवर्ड थी टी साइन डी थीटा बाई टू प्लस टी प्लस डी टी साइन डी थीटा बाई टू। अब ये जो साइन डी थीटा बाई टू है इसको हम डी थीटा बाई टू भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर अब नॉर्मल रिएक्शन हमारे पास क्या आएगा, क्यों लिख रहे हैं हमें ऐसा, ये हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि साइन डी थीटा बाई टू बहुत छोटा है, तो इसलिए हम उसको डी थीटा बाई टू भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से हमारे पास आएगा एन इज इक्वल टू टी डी थीटा बाई टू प्लस टी प्लस डी टी डी थीटा बाई टू। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा टी इज इक्वल टू डी थीटा बाई टू प्लस डी थीटा बाई टी डी थीटा बाई टू, और जो ये डी टी डी थीटा बाई टू होएगा ये ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट है दो नेग्लिजिबल क्वांटिटीज़ का, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास आ जाएगी नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज़ टी डी थीटा। अब हम बात करते हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन की। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या हो रहा है, अब अगर एफ बी डी को देखें तो एफ बी डी में अब हमने टेंजेंशियल डायरेक्शन देखनी है, यानी कि हॉरिजॉन्टल देखनी है। तो ये टी कोस डी थीटा बाई टू होगा, और साथ में फ्रिक्शन भी है तो एफ के भी लगेगा, तो लेफ्ट साइड ये दो फोर्सेस हैं, और राइट साइड लगेगा टी प्लस डी टी कोस डी थीटा बाई टू। और ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम साथ में एम स्ट्रिंग इंटू ए भी करेंगे। तो वही हम अब यहाँ करने जा रहे हैं, तो इसमें हम करेंगे। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन अगर हम देखते हैं तो वो है हमारी टी प्लस डी टी कोस डी थीटा बाई टू,
माइनस टी कोस डी थीटा बाई टू माइनस एफ के इज इक्वल टू एम स्ट्रिंग इंटू ए। अब यहाँ पर जो कोस डी थीटा बाई टू है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है जीरो के, क्योंकि ये बहुत छोटा एंगल है, तो इसलिए कोस जीरो कितना होता है, वन होता है, तो इसको हम वन ले सकते हैं, इसको भी हम वन ले सकते हैं। और एम स्ट्रिंग हमने यहाँ पर ऊपर एजम्पशन मानी थी कि स्ट्रिंग कैसी है, मासलेस है, तो इसलिए हम वो एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि एम स्ट्रिंग तो फिर ज़ीरो होगा उस हिसाब से। तो ये ज़ीरो हो गया, ये वन हो गया, ये वन हो गया, तो हमारे पास बचा टी प्लस डी टी माइनस टी, क्योंकि ये भी वन था, और माइनस एफ के इज इक्वल टू ज़ीरो। तो टी से टी कैंसिल हो गया, डी टी आ गया हमारे पास एफ के, और एफ के क्या होता है, म्यू इंटू एन, सो डी टी इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, और एन हमने निकाल लिया था, वो था हमारा टी डी थीटा। सो हमारे पास रिजल्ट आया डी टी इज इक्वल टू म्यू इंटू टी इंटू डी थीटा। सो अब हम टी को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा वो, तो डी टी बाई टी, और लिमिट जो होगी वो टी टू से टी वन होगी, क्योंकि टी वन बड़ा था और टी टू छोटा था, और हम जो एंगल ले रहे हैं मतलब ज़ीरो पर टी टू थी और थीटा पर टी वन है, तो म्यू इंटू डी थीटा। अब इसकी हम करेंगे तो ये इंटीग्रेशन में एल एन टी आ जाएगा, टी टू से टी वन एंड इज इक्वल टू म्यू थीटा, फिर एल एन टी वन माइनस एल एन टी टू इज इक्वल टू म्यू थीटा, और फिर ये बन जाएगा एल एन टी वन बाई टी टू इज इक्वल टू म्यू थीटा, और जब हम एंटी लॉग लेंगे तो वो बन जाएगा टी वन बाई टी टू इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर म्यू थीटा। अब यहाँ पर हमें दिखा कि जो T1 है वो बहुत बड़ी फोर्स है एज कम्पेयर टू द T2, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज है, सो T1 इज इक्वल टू T2 ई रेस टू द पावर म्यू थीटा। सो ये हमारे पास आई टेंशन वेरिएशन जब एक स्ट्रिंग पुली पर रैप हो रही है। लेकिन अगर हम पुली को फ्रिक्शनलेस मान लेते हैं, तो अगर हमने पुली को फ्रिक्शनलेस माना, तो यानी कि हमारी पुली कैसी है, स्मूथ पुली है, तो उस केस में म्यू इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, और अगर म्यू इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये वन हो जाएगा, और अगर ये वन हो गया तो मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा टी वन इज इक्वल टू टी टू हो जाएगा। सो टेंशन इन द स्ट्रिंग रैप्ड ओवर द पुली विल रिमेन सेम एंड प्रोवाइडेड पुली इज फ्रिक्शनलेस। सो अगर म्यू ज़ीरो है यानी कि पुली फ्रिक्शनलेस है, तो उस पर हमारी जो टेंशन है वो सेम रहती है। तो अब हमने यहाँ पर दो स्ट्रॉन्ग एजम्पशन को पढ़ा, एक तो था कि स्ट्रिंग मासलेस है, और दूसरा हमने पढ़ा कि हमारी पुली फ्रिक्शनलेस है। सो दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एजम्पशन टेकन इन द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो अब हम इनका एप्लीकेशन देखते हैं इस प्रॉब्लम में। तो जैसे ये एक हमारी प्रॉब्लम है जिसमें ये सपोर्ट है, और ये स्ट्रिंग्स हैं जिससे पुली कनेक्टेड है, और फिर ये एक स्ट्रिंग है जिससे ये मास कनेक्टेड है, और ये एक स्ट्रिंग है जिससे M2 कनेक्ट है। तो अगर हमने पहली एजम्पशन पढ़ी कि स्ट्रिंग हमारा मासलेस है, तो अगर हमारा स्ट्रिंग मासलेस है यानी कि यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी हर जगह टेंशन T1 होगी। फिर हमने पढ़ा कि पुली फ्रिक्शनलेस है, तो अगर फ्रिक्शनलेस है तो यानी कि जो स्ट्रिंग इस पर रैप हो रही है उस पर भी टेंशन सेम रहेगी। तो फिर लेंथ का केस आ जाएगा, स्ट्रिंग मासलेस है तो यानी कि यहाँ पर भी टेंशन T1 रहेगी। फिर रैप हो रहा है, फ्रिक्शनलेस है, तो यहाँ पर भी टेंशन T1 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 रहेगी, फिर यहाँ पर भी T1 रहेगी, ऐसे T1 रहेगी और ऐसे भी T1 रहेगी। तो ये थी एक स्ट्रिंग, तो इसलिए T1। अब ये दूसरी स्ट्रिंग है, ये तीसरी स्ट्रिंग है, ये चौथी स्ट्रिंग है, सो इस पर टेंशन T2 है, यहाँ पर टेंशन T3 होगी और यहाँ पर टेंशन T4 होगी। तो ये केस था हमारा टेंशन इन स्ट्रिंग का। अब हम आते हैं हमारे फिफ्थ टाइप ऑफ फोर्स पे, दैट इज स्प्रिंग फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय एफ स्प्रिंग। सो अब ये जो स्प्रिंग फोर्स है, इट मे बी पुलिंग एंड इट मे बी पुशिंग। तो ये पुलिंग भी हो सकती है और पुशिंग नेचर की भी हो सकती है। नाउ एफ स्प्रिंग इज एस इंटू डेल्टा एक्स, वेयर एस इज द स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग और स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। इसको हम के लेटर से भी डिनोट करते हैं। और यहाँ पर डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स है हमारा चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स नेचुरल और फ्री लेंथ। तो ये स्प्रिंग का फॉर्मूला है, एफ फोर्स ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मूला है, दैट इज एस इंटू डेल्टा एक्स। अब अगर डेल्टा एक्स हमारा एलोंगेशन है, तो एलोंगेशन का मतलब कि जो एफ स्प्रिंग होगी वो पुलिंग नेचर की होगी। पुलिंग हम पढ़ चुके हैं टेंशन इन स्ट्रिंग में, जो कैसे लगती है, अलोंग द स्प्रिंग लगती है एंड अवे फ्रॉम द सिस्टम लगती है। सो ये है वो डायग्राम, तो जिसमें ये हमारा स्प्रिंग है और ये हमारा मास है, तो इसको हम बोल देते हैं स्प्रिंग एंड मास सिस्टम। तो ये पहले फ्री लेंथ थी, तो हमने अब डेल्टा एक्स एलोंगेशन का केस है तो इसको खींचा और एम यहाँ पर आ गया। तो अब हम अगर फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाएं, तो अब पहले हमारा सिस्टम मास एम है, मास एम हमारा सिस्टम है,
तो इस पर मैंने बात करी कि जो फोर्स है वो पुलिंग होती है, मतलब अवे फ्रॉम द बॉडी एंड अलोंग द स्प्रिंग। तो यहाँ से अवे होगी एंड अलोंग द स्प्रिंग होगी। तो अलोंग द स्प्रिंग एंड अवे फ्रॉम द सिस्टम और बॉडी। अब यहाँ पर स्प्रिंग, यानी कि अब हमारा सिस्टम क्या है, स्प्रिंग है, तो अवे फ्रॉम द स्प्रिंग एंड अलोंग द स्प्रिंग। अब यहाँ पर सपोर्ट की बात करें अगर हम, तो सपोर्ट है, अब ये जो सपोर्ट है इसमें भी यही होगा। तो सपोर्ट में भी कैसे लगेगी, अवे फ्रॉम द सपोर्ट एंड अलोंग द स्प्रिंग, यानी कि एफ स्प्रिंग कैसी होगी, अवे होगी। अब अगर हम बात करें कंप्रेशन के केस की, जब हमारा डेल्टा एक्स कैसा हो, कंप्रेशन का केस हो, तो उसमें क्या होगा, इफ डेल्टा एक्स इज कंप्रेशन, तो एफ स्प्रिंग हमारी पुशिंग नेचर की होगी। अब पुशिंग नेचर में क्या होता है, लगती तो अलोंग द स्प्रिंग है बट टूवर्ड्स द सिस्टम। अब जो भी हम सिस्टम कंसीडर करेंगे उसके टूवर्ड्स लगेगी। अब ये वही स्प्रिंग मास सिस्टम है, तो पहले फ्री लेंथ इतनी थी, डेल्टा एक्स कंप्रेस हुआ और मास एम हमारा यहाँ आ गया, तो यहाँ पर कुछ अब हमारी कंप्रेशन हुई है। अब उस कंप्रेशन में हम देखते हैं एफबीडी क्या क्या बनते हैं। तो पहले अगर हम मास एम का कंसीडर करें, तो मास एम में हमने क्या बात की कि अलोंग द स्प्रिंग होगी बट टूवर्ड्स द सिस्टम होगी। अब सिस्टम हमारा मास एम था, तो टूवर्ड्स द सिस्टम। ऐसी अब हम स्प्रिंग की बात करते हैं, तो स्प्रिंग है ये हमारे पास, अब इसमें भी क्या होगा, टूवर्ड्स द स्प्रिंग होगी एंड अलोंग द स्प्रिंग होगी। अब हम बात करते हैं सपोर्ट रिएक्शन की, कि जो सपोर्ट है ये हमारा, तो यहाँ पर क्या होगा, तो अब अगर ये हमारा सपोर्ट है और यहाँ पर स्प्रिंग अटैच है, तो उस सपोर्ट की बात कर रहे हैं हम। तो ये सपोर्ट था, तो अब यहाँ टूवर्ड्स आएगी एंड अलोंग द स्प्रिंग आएगी, एफ स्प्रिंग। तो अब हम यहाँ पर नोट देखते हैं क्या है। सो नोट ये है कि इफ द स्प्रिंग इज नीदर इन कंप्रेशन नोर इन एलोंगेशन देन स्प्रिंग इज इन इट्स फ्री और नेचुरल लेंथ। मतलब या तो डेल्टा एक्स ना तो एलोंगेट है और ना कंप्रेशन में है, तो डेल्टा एक्स हमारा जीरो है, मतलब यानी कि उस टाइम पर हमारी जो एफ स्प्रिंग है वो भी जीरो होगी। तो यहाँ पर हमने खत्म कर दी हमारी ये स्प्रिंग फोर्स। अब हम आते हैं हमारी सिक्स्थ टाइप ऑफ फोर्स, जो एक तरह से सपोर्ट रिएक्शन है। ये भी हमें एफबीडी बनाने में काफ़ी हेल्पफुल रहती है। तो सपोर्ट रिएक्शन मतलब, अब जो सपोर्ट है ना वो अर्थ के साथ फिक्स्ड है, मतलब सपोर्ट मूव नहीं कर रहा, उस पर जो बॉडी है वो मूव कर रही है। सो वेन एवर एनी बॉडी इज सपोर्टेड देन द फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द सपोर्ट टू द बॉडी। मतलब सपोर्ट कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट करता है बॉडी पर, उसको हमने नाम दिया हुआ है सपोर्ट रिएक्शन। अब रिएक्शन जैसे नॉर्मल रिएक्शन था, तो ऐसे ये सपोर्ट रिएक्शन है। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम बाय कैपिटल आर। अब द बेसिक कोज ऑफ सपोर्ट रिएक्शन इज द प्रेसिंग इफेक्ट ऑफ द बॉडी ऑन द सपोर्ट। जैसे नॉर्मल रिएक्शन में भी प्रेसिंग इफेक्ट था, तो ये सपोर्ट रिएक्शन है, तो इसमें भी सपोर्ट जो प्रेसिंग इफेक्ट है वो कौन लगा रहा है, बॉडी लगा रही है, ऑन द सपोर्ट लगा रहा है। अब सपोर्ट रिएक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है। सो सपोर्ट रिएक्शन इज ऑलवेज कमिंग इन दैट डायरेक्शन इन विच द मोशन इज गेटिंग रिस्ट्रिक्टेड बाय द सपोर्ट। जो मोशन रिस्ट्रिक्ट कर रहा है सपोर्ट, उसकी डायरेक्शन में रिएक्शन आता है। तो जैसे ये अब हम देखते हैं, सबसे पहला हमारा क्या है, हिंज सपोर्ट है, इसको हम बोल देते हैं पिन जॉइंटेड। तो यहाँ पर कोई पिन लगाई हुई है, मतलब ये अब ना तो वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर पा रहा है और ना ये हॉरिजॉन्टल भाग पा रहा है। तो दो मोशन रिस्ट्रिक्ट करे इसने, तो यानी कि दो रिएक्शन लगेंगे, एक आर ए वी और जो वर्टिकल डायरेक्शन में है, और एक आर ए एच जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। ये इसका दूसरा टाइप है दिखाने का। अब हम आते हैं, एक रोलर सपोर्ट है। अब रोलर सपोर्ट में क्या है, ये सिर्फ एक मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो हमने उसको लिख दिया। अब इस केस में क्या हो रहा है, ये वर्टिकल डायरेक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो हमने सीधा यहाँ पर आर ए वी लिख दिया। आर ए एच यहाँ पर क्या है, जीरो है, कि ये रोलर रोल कर सकता है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रोल कर सकता है। अब इस केस में बात करें तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में रोल कर सकता है, मतलब ये मोशन रिस्ट्रिक्ट नहीं हुआ। तो रिस्ट्रिक्ट क्या हो रखा है, आर ए एच, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्शन है। तो जहाँ रिस्ट्रिक्शन होगी वहाँ पर हम कह देंगे कि वहाँ रिएक्शन लगेगा। अब यहाँ पर आर ए वी हमारा जीरो होगा, क्योंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर पा रहा है, बट आर ए एच होगा। तो सपोर्ट रिएक्शन वो रिएक्शन है जो सपोर्ट एक तरह से रिस्ट्रिक्ट करेगा मोशन को। तो दोस्तों यहाँ पर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस को पढ़ लिया है। अब ये हमें काफ़ी हेल्पफुल होगा एफबीडी बनाने में। तो अब हम आगे जाके देखेंगे कि ये जितनी भी टाइप ऑफ फोर्सेस हमने पढ़ी है ये कैसे हेल्पफुल होगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। सो आज के लिए थैंक यू।